नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 23 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। कई सारे बच्चे अभी भी इसी चीज़ में रह रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जब भी होगा आपको देना तो है ही। 30 सितंबर की जगह 30 अक्टूबर को होगा, 30 नवंबर को होगा, आपको देना तो है ही एग्ज़ाम। टीआरई के रिज़ल्ट से पहले हो सकता है कि आरक्षण का इशू जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आरक्षण का इशू टीआरई से पहले क्लियर होगा तभी उसका भी रिज़ल्ट आएगा, उम्मीद की जा सकती है। यानी कि अगर क्लियर करना होगा तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आरक्षण की पॉलिसी क्लियर हो सकती है। उसके पश्चात आपका नोटिफिकेशन आएगा तो 1-1.5 महीने करीब में एग्ज़ाम में आपका देरी हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेंस में भी देरी हो, तो अपना पढ़ते रहिएगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। मेंस के आंसर राइटिंग भी साथ में करते रहिएगा, रेगुलर कीजिएगा, रेगुलर पढ़िएगा, पढ़ाई को बीच में मत छोड़िएगा, रेगुलरिटी रखिएगा। ओके। उसके साथ में एक चीज़ और है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ताकि आपका एमसीक्यू का जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए, आप सवालों को हल करना सीख जाएं। ज़रूरी नहीं कि फैक्ट आता हो तो ही आप हल करते हों। और अभी मैं घर पे आ गया था, इसलिए थोड़ा सा यूपीएससी पीवाईक्यू वगैरह डिस्टर्ब हो गया है। 1-2 दिन में वापसी है, उसके बाद मैं सारा कुछ सही कर दूंगा। देखिए, कल भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ है, जो मैं आपको करवाऊंगा डिटेल में। जब उसका कंपाइल्ड फॉर्मेट आ जाएगा ना, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे को। अभी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी बाकी है। बिहार बजट तो मैंने करवा दिया है, इकोनॉमिक सर्वे बाकी है जो कि मुझे करवाना है। भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे भी मैं करवाऊंगा। आज 23 जुलाई को भारत सरकार का बजट आएगा, ठीक है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पिछली बार आपके पीटी एग्जामिनेशन में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से और सेंट्रल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे से। तो हम लोग उसको करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिस्से को करेंगे। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो 1-2 बार पढ़कर देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे को। उसका हिंदी थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको उस हिंदी का अभ्यस्त भी हो ही जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 6.5 से 7% के आसपास तक रहेगा, जो कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, इन सभी का ग्रोथ रेट इसी हिसाब से इन्होंने भी प्रेडिक्ट किया था, जो कि सही है, हमारी इकोनॉमी के लिए सही है। While the 2024 इकोनॉमिक सर्वे सेड द इकोनॉमी इज रेजिलेंट, इट वार्न अबाउट द देखिए, इसने ये भी बोला है कि इनइक्वालिटी जो है ना, असमानता ये बहुत बड़ी समस्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की। असमानता का मतलब क्या होता है बंधुओं? असमानता का तात्पर्य होता है कि संसाधनों का असमान रूप से वितरण। संसाधन का तात्पर्य क्या होता है कि गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं। देश की जो सरकारें हैं, मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश की जो सरकारें हैं वो अपनी नीतियों को अमीरों के पक्ष में जब झुका देती हैं, जब गरीबों के पक्ष में अपनी नीतियों में कटौती करने लग जाती है, तब जाके असमानता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पिछले 5 सालों में 16 लाख करोड़ रुपया अमीर बिजनेसमैन के माफ़ किए गए हैं। ऋण माफ़ी के तहत में लोन माफ़ किया गया है। वहीं पर किसानों की ऋण माफ़ी में कमी हुई है, देखी गई है। उसको फ्री बीज और फ्री की रेवड़ी नाम दे दिया जाता है। और साथ में जो महिलाओं से जुड़े हुए इशू हैं, गरीब लोगों से जुड़े हुए इशू हैं, उसको भी कई बार फ्री बीज और रेवड़ी का नाम दे दिया जाता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि सरकार की नीतियाँ जो होती हैं वो कभी कभी अमीर पक्ष में झुकी होती हैं। देखिए, इसका 2 कारण होता है। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। इसका 2 कारण होता है बंधुओं। एक कारण होता है कि सरकार जानबूझकर अमीर वर्ग को क्यों सपोर्ट करती है, क्योंकि अमीर वर्ग के पास में पैसा होता है और उस पैसे से वो क्या करेंगे, देश में निवेश करेंगे, और उस निवेश से क्या होगा, देश में रोज़गार क्रिएट होगा। जैसा कि विकसित देशों में होता है, रोज़गार क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी को सहूलियत दी, तो रिलायंस ने क्या किया, एक बड़ा सा फैक्ट्री खोल दिया, जहाँ पर 2,000 लोगों को या 10,000 लोगों को या 20,000 लोगों को रोज़गार मिल गया। तो हम इसको बोलेंगे सही किया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया। इनडायरेक्टली ये पैसा किसके पास चला गया, तो देश के जो गरीब वर्ग हैं उनके पास चला गया। एक होता है कि सरकार ने सपोर्ट तो किया, लेकिन रोज़गार क्रिएट नहीं हो पाया, जो हमारी इकोनॉमी की अभी सबसे बड़ी समस्या बनी। यानी कि रोज़गार विहीन हमारा ग्रोथ हो रहा है। हम भले ही दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ रेट भी 6.5 से 7% के आसपास है, जो दुनिया में फास्टेस्ट में से एक है, लेकिन हमारे इकोनॉमी में रोज़गार क्रिएट नहीं हो पा रहा है। और ये बहुत ही बड़ी समस्या। रोज़गार नहीं क्रिएट होने से क्या हो रहा है, असमानता आ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है धीरे धीरे समय के साथ में।
इनइक्वालिटी को कैसे मापा जाता है? इसको हम गिनी गुणांक के माध्यम से मापते हैं। लॉरेंज वक्र का इस्तेमाल करते हैं। ये बीच में 45 डिग्री है, यानी कि संपूर्ण समानता है, और जितना ज़्यादा इससे दूर जाते जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये असमानता बढ़ती जा रही है। इसका गणितीय, इसका मैथमेटिकल जो मान होता है वो किसके द्वारा निकाला जाता है? तो गिनी गुणांक के द्वारा निकाला जाता है। अगर 0 है इसका मैथमेटिकल मान, यानी कि यहाँ पूर्ण समानता है, समानता बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कोई अमीर गरीब नहीं, सब समान है। और अगर 0 से 1 की तरफ में जितना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे वह, यानी कि 1 का कंडीशन क्या हुआ? संपूर्ण असमानता को दर्शाएगा, संपूर्ण असमानता को दर्शाएगा। कुछ नहीं, इसका एरिया निकालते हैं और कुछ नहीं होता है। एरिया जितना ज़्यादा आया उतनी ज़्यादा असमानता है, अगर गणितीय मान में हम लोग जाएंगे तो। यानी कि हमारे इकोनॉमी का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? सबसे बड़ा जो हमारी इकोनॉमी का प्रॉब्लम है वो है, एक है आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरा क्या है? इनइक्वालिटी है, तीसरा क्या है? पॉवर्टी अभी भी हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। चौथा क्या है हमारी इकोनॉमी में कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अभी रीजनल डेवलपमेंट को ही प्राथमिकता देती है। हमारी इकोनॉमी अभी भी संपूर्ण देश में 100% चीज़ों को लेकर नहीं पहुंच पाई है। तो इन कुछ बेसिक समस्याओं को ध्यान में रखिएगा। बाकी इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में ही भारत सरकार ने बोला है कि हमारे देश में इनइक्वालिटी बढ़ी है, इनइक्वालिटी बढ़ी है। इसलिए बजट के सेशन से पहले आपने देखा होगा कि कई सारे बड़े स्तर पर जो इनइक्वालिटी को लेकर चर्चा हो रही थी और रोज़गार को लेकर। अगला जो न्यूज़ है ये है कांवड़ यात्रा को लेकर। ये कांवड़ यात्रा हरिद्वार से शुरू होता है, हरिद्वार से शुरू होकर कहाँ पर आता है? तो ये आता है आपका दिल्ली के क्षेत्रों में आते हैं लोग। हम लोग के कॉलेज के सामने से ही ये कांवड़ यात्रा गुजरता था, तो हम लोग भी स्टॉल वगैरह लगाते हैं। हमने देखा है कि ये कांवड़ यात्रा क्या होता है, और बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य होता है, बहुत ही बड़ा भव्य यात्रा होता है, और संख्या बहुत ज़्यादा होती है कांवड़ियों की। तो इसमें क्या हुआ था कि यूपी गवर्नमेंट ने सबसे पहले जारी किया कि सभी दुकानदार अपना अपना नाम स्पष्ट करेंगे। जैसे हिंदू दुकानदार अपना हिंदू नाम स्पष्ट करके लिखेंगे, मुस्लिम दुकानदार अपना मुस्लिम नाम स्पष्ट करके लिखेंगे। ऐसा आदेश आया था यूपी गवर्नमेंट का आदेश आया। तो उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी इसी आदेश को अपने यहाँ पर विस्तार कर दिया कि भाई हमारे यहाँ पर ये चीज़ लागू होगा। और ये विस्तारित होकर कांवड़ियों का रूट जो है वो कई बार ऋषिकेश तक पहुँच जाता है। ऋषिकेश, हरिद्वार, वहाँ से पैदल चलते चलते कांवड़िया दिल्ली तक आते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ पर विस्तार कर दिया। इसके खिलाफ पिटीशन डाला गया था महुआ मोइत्रा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या करता है? पहचान करता है, धार्मिक पहचान करता है। धार्मिक पहचान कौन कर रही है? सरकार कर रही है धार्मिक पहचान। समझिएगा क्यों इसको रोक लगाया गया है। इधर उधर की बातों मत जाइएगा। ये वीडियो वो वीडियो झूठा खिलाते हैं, ये सब, इन सब चीज़ों पर आप मत पढ़िए। वो मीडिया का काम है गलत चीज़ें और झूठ मूठ का कुछ भी फैलाते रहना। सच्चाई भी होगी तो हमें नहीं पता है, हमने नहीं देखा है, क्या बताऊँ। आप इधर आ जाइए, इसको देखिए ज़रा ध्यान से। सरकार कभी भी धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगी, ऐसा कहा गया है भारत के संविधान में। धार्मिक नाम सरकार ने पूछा सभी से, अपना अपना धार्मिक नाम आप बताइए कि आपका नाम क्या है, स्पष्ट कीजिए। सभी ने अपना नाम स्पष्ट किया। उसके पश्चात से ऐसा डर था कि हमारे समाज में कुछ धार्मिक विशेष तत्वों को मुख्य धारा से हटाने की कोशिश की जा रही है। जैसा आरोप लगाया गया था कि आप क्या कर रहे हैं? आप सोशल बाइकॉट कर रहे हैं किसी विशेष समुदाय के लोगों को, विशेष धर्म के लोगों को। कांवड़ बनाने का काम मुस्लिम समुदाय 4-4, 5-5 पीढ़ी से कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 4-4, 5-5 पीढ़ी से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हर कोई सांप्रदायिक ही हो, और ऐसा भी नहीं होता कि हर धर्म में कट्टर लोग नहीं होते हैं, सभी धर्मों में होते हैं। यूपी सरकार के इस फैसले को और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सही नहीं माना, और उन्होंने इस पर रोक लगा दी कि ऐसा नहीं होगा। किसी को भी अपना नाम बताकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, देखिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ ज़रूर स्पष्ट किया है कि उस ढाबा में क्या मिल रहा है क्या नहीं, ये आपको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि उस ढाबा में आप क्या बेच रहे हैं क्या नहीं। तो ये तो वैसे ही ढाबा के बाहर लिखा रहता है कि शुद्ध वैष्णव ढाबा, शाकाहारी ढाबा, मांसाहारी ढाबा, ये तो लिखा ही रहता अगर आप गए होंगे तो। यही वो चीज़ था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी। और ये क्या हुआ? प्रशासनिक, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा,
प्रशासनिक आदेश का न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू किया गया है। विधायिका के फैसलों का भी जुडिशियल रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट, और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने फैसले लेती है उसके भी फैसलों का जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर सकती है। तो ये कोई कानून नहीं बनाया गया था, बल्कि प्रशासन का आदेश था, जिस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला, खारिज कर दिया कि इस तरह का आप नहीं कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर समाज में विभेद क्रिएट करेगा, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ पर रोक लगा दी। अगला जो न्यूज़ है वो हड़प्पा से जुड़ा हुआ। देखिए क्या है न्यूज़ कि भारत सरकार ने एक शानदार सा फैसला लिया है, और ये फैसला मेरे हिसाब से तार्किक भी है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये फैसला बहुत ही तार्किक लगेगा। क्या है कि हड़प्पा सोसाइटी इज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। पहले उसको क्या कहा जाता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहा जाता था बंधुओं? सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था पहले, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब उसको क्या कहा जाएगा? अब उसको कहा जाएगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या कहा जाएगा? सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्यों कहा जाएगा सिंधु सरस्वती? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो प्राचीन ऋग्वेद में आप लोग पढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में क्या आता है कि एक सरस्वती नदी थी जिसको नदी तमा कहा गया है, नदी तमा, और सदा नीरा भी कहा गया है। सदा नीरा का तात्पर्य इसमें हमेशा जल रहता था। सदा नीरा गंडक को भी कहा गया है, लेकिन नदी तमा नदियों में सबसे उत्तम, नदियों की माता एक तरह से कह सकते हैं, नदियों में सर्वोत्तम सरस्वती नदी कहा गया है। किस में कहा गया है? ऋग्वेद में। एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगा इसके बाद से कि हड़प्पा पीरियड और ऋग्वैदिक पीरियड के बीच में जो आपको गैप दिखता है, जिसमें जो वेस्टर्न इतिहासकार हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है यूपीएससी में, इसलिए मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। क्यों ऐसा कर रही है गवर्नमेंट, ज़रा इस मानसिकता को समझिए। जो वेस्टर्न इतिहासकार हैं वो क्या जोड़ते हैं कि आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को उन्होंने बनाया कि आर्य लोग बाहर से आए। आप हमेशा सुनते होंगे कि भारत में सब कुछ बाहर से ही आया है, भारत का अपना कुछ है ही नहीं जैसे। ये इतिहास की बहुत ही बड़ी विडंबना है कि वो हमें बताते हैं कि हर चीज़ बाहर से ही आए। सिकंदर आए तो क्या सीखा, ईरानी आए तो क्या सीखा, मुग़ल आए तो क्या सीखा हमने, हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी था, हमने सब कुछ सिखाया है, सीखा बहुत कुछ है लोगों से, थोड़ा बहुत सीखा है, सिखाया है ज़्यादा दुनिया भर को, गणित से लेकर विज्ञान तक सिखाया है दुनिया को। तो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी हमें दिखती है अचानक से। हमें एक चीज़ दिखता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद अचानक से आर्य लोग आ गए। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में भी कई सारे आर्यन अटैक की थ्योरी देते हैं कि आर्यों ने अटैक करके सिंधु घाटी का विनाश कर दिया। जो सिंधु घाटी में इंडस नदी बहुत अच्छी थी, वो आर्यों में सरस्वती नदी बहुत अच्छी हो जाती है। इसी का गैप धीरे धीरे फिल कर दिया जाएगा। अब आप समझ जाइए क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया है। पहला रीज़न तो ये है, ये वो रीज़न है जो सरकार नहीं बता रही, लेकिन आने वाले समय में यही चीज़ होगा, होना भी चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि मॉडर्न एज में, जो आधुनिक अभी मॉडर्न का एज है, आज़ादी के पश्चात, देखिए आज़ादी से पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, आपको पता होगा 1980-20 के आसपास में खोज शुरू हो गई थी, 21 के आसपास में राखालदास बनर्जी और बहुत सारे लोगों का नाम आता है। तो आज़ादी के पहले जो खोज हुई उस समय पाकिस्तान में मैक्सिमम बड़े बड़े जगह थे, जैसे मोहनजोदारो, जैसे आपका हड़प्पा शहर हो गया, और भी कई सारे ऐसे शहर थे। लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान में हड़प्पा को लेकर, एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर खोज बंद कर दिया गया, क्योंकि इस्लामिक नेशन घोषित कर दिया गया, और 600 ईस्वी के बाद के ही इतिहास को इस्लामिक नेशन ट्रू इतिहास मानते हैं। 600 ईस्वी के बाद का मतलब जब से इस्लाम का जन्म हुआ उसके बाद के ही इतिहास को वो लोग सही इतिहास मानते हैं। कट्टरपंथी हैं पाकिस्तान के इतिहासकार, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वहाँ की सरकारों ने ऐसा किया है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, कई सारे ऐसे इस्लामिक देश हैं जो वास्तविकता में हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन 600 ईस्वी के बाद के इतिहास को इतिहास मानते, इसलिए उन्होंने लगभग में एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारा सारा का सारा वहीं पर है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे शहर थे, वो लगभग में हमारे से अछूते हो गए और हम उस पर रिसर्च नहीं कंडक्ट करवा पाए। हमने अपने देश में जो नए नए जगह ढूंढे हड़प्पा से रिलेटेड, वो मैक्सिमम हमें एक पैटर्न दिखा कि घग्घर नदी जो वर्तमान में राजस्थान में बहती है, उसी के किनारे मैक्सिमम शहर हमने ढूंढे हैं। इसी घग्घर नदी को कई सारे साइंटिस्ट जो हैं वो सरस्वती नदी मानते हैं, प्राचीन सरस्वती नदी का ही मानते हैं कि मॉडर्न एज में घग्घर नदी जो है यही प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी।
इसलिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घग्गर सभ्यता। एनसीईआरटी के क्लास 6 में अब इसका परिवर्तन किया जाएगा। और अगर कॉलेज लेवल पर आप देखेंगे या मास्टर्स लेवल पर देखेंगे तो ये शब्द पहले से ही यूज़ किया जा रहा है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता। नए हिस्टोरियन का अगर आप बुक पढ़ेंगे, जो अच्छे अच्छे नए हिस्टोरियन होते हैं, उनकी सभी के प्राचीन हिस्ट्री की बुक में आपको दिखेगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसी को स्कूल लेवल पर भी चेंज कर रही है सरकार। तो ज़रा हड़प्पा के बारे में हम लोग समझेंगे और हम प्राचीन सरस्वती नदी के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। 70 और 71 बीपीएससी को लेकर अपना निबंध का ग्रुप शुरू हुआ है। उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज या इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा या मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। इसके साथ साथ 70 बीपीएससी पीटी का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। 71 बीपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग भी चल रहा है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग में आपको आंसर राइटिंग और निबंध दोनों ही मिल जाता है। निबंध लेखन ग्रुप में केवल निबंध ही है, सप्ताह में 3 दिन आप निबंध का लेखन भी कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा है, आप उतना भी काफ़ी है। तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, जुड़िएगा ज़रूर। अगर आपको निबंध लिखना नहीं आता हो तो मैं आपको सिखा दूंगा, इसकी गारंटी मैं ले लूँगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, भारत का इतिहास जो है वो लगभग में यहीं से शुरू होता है। मानवीय इतिहास जो है, बाकी पूरा इतिहास तो बहुत पुराना है, मानवीय इतिहास लगभग में यहीं से शुरू होता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भागों में फैली हुई थी, मतलब कि भारत, पाकिस्तान और ये सब अफगानिस्तान, ये जो देश हैं इन सब के इलाकों में। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन की 4 सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में सबसे उन्नत थी। चीन भी उस समय प्राचीन सभ्यता थी, उसी समय समकालीन ही थी। मेसोपोटामिया में तो आप पढ़ते ही हैं। और उसके साथ साथ भारत में थी, जो भारत में सबसे उन्नत अवस्था में थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों की खोज हुई। हड़प्पा उस समय उसका नाम नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता में उसका नाम हड़प्पा नहीं था। हमने वर्तमान में जिस जगह पर खोजा ना इस शहर को, उस वर्तमान में उस जगह का नाम है हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा जगह दे दिया गया नाम। ओके, भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता खोज की और जॉन मार्शल को इसके लिए थैंक यू भी बोला जाता है, बोलना भी चाहिए। अंग्रेजों की सबसे शानदार देन है भारत को, वो है क्या? भारतीय इतिहास को उन्होंने लयबद्ध तरीके से कर दिया, क्रमबद्ध कर दिया। भले ही अपनी आइडियोलॉजी उसमें परोस दी उन्होंने कि भारत जो है वो हमेशा से गुलाम रहा है, लेकिन हमें ये बता दिया कि आपका इतिहास क्या रहा है। उसके बाद हमने उसमें रिसर्च की और संशोधन कर ही दिया। अब हम अपना इतिहास लिखते हैं और इतिहास लेखन की जो शानदार देन है वो उन्होंने हमें ज़रूर दी है। ओके, हड़प्पा दयाराम साहनी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट गोबरी जिले में रावी नदी के तट पर है। यहाँ से क्या मिला है? अगर आप बीपीएससी के पेपर उठाएंगे, 66 बीपीएससी हो, 65 बीपीएससी हो, 67 में जो कैंसिल हो गया था ना पेपर, उसमें भी शायद पूछा था। एक सवाल पूछता है, यूपीएससी में भी पूछता है, यूपीएससी में भी, यूपीपीएससी में भी एक सवाल की गारंटी रहती है हड़प्पा से। एक सवाल गारंटेड रहता है, गारंटेड का मतलब गारंटेड ही रहता है, कम से कम एक सवाल तो आपका हड़प्पा चैप्टर से कन्फर्म है। ओके, तो मनुष्य के शरीर बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति मिला है। अन्नागार बैलगाड़ी मिली है, कहाँ से? हड़प्पा से मिली है। मोहनजोदारो ये सबसे बड़ा शहर है। विशाल स्नानागार मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। उस जिस नर्तकी को बिंदास मुद्रा माना जाता है कि वो खड़ी है, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, गले में एक लॉकेट सा पहना हुआ है उसने। पशुपति महादेव की मुहर मिली है। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली है। बुने हुए कपड़े मिले हैं। इनकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है, लड़काना में। ओके, सुतकांगेडोर, इसके बारे में पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार के मुख्य केंद्र था। यही पूछेगा आपसे कि हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में निम्न में से कौन सा हड़प्पाई स्थल मुख्य व्यापारी केंद्र था? मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, बनावली और आपका हड़प्पा। तो उसमें सुतकांगेडोर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो बलूचिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान के। किस नदी के तट पर है? तो यहाँ पर नदी लिखा हुआ है, दास्त नदी के तट पर है। चन्हूतरो सिंधु नदी के तट पर स्थित प्रांत है। एनजी मजूमदार जी ने इसको खोजा था। मन के बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यहाँ से हमें मिले हैं। आमरी, एनजी मजूमदार, सिंधु नदी के तट पर है। हिरन के साक्षी यहीं से मिलते हैं। कालीबंगन, ये बीपीएससी 66वीं में पूछा है, 66वीं बीपीएससी में पूछा है कि खुदे हुए जो जेत हैं, जुते हुए खेत हैं, खुद जुते हुए जो खेत हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वो आपको कालीबंगन से मिले हैं। तो ये घोष ने खोजा था। राजस्थान घग्गर नदी किनारे हैं। अग्नि की वेदिकाएं, ऊँट की हड्डी, लकड़ी के हल, ये सब कुछ यहाँ से मिला है।
लोथल है आर। गुजरात में कैम्बे की खाड़ी नज़दीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल ये क्या था, डॉकयार्ड था, लेकिन नदी डॉकयार्ड था ये। मानव निर्मित बंदरगाह मिला है, गोदीवारा मिला है, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएँ ये कहीं से नहीं मिली है, केवल लोथल से मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगली बार यही क्वेश्चन रहेगा आपका। शतरंज का खेल बहुत पुराना है, हड़प्पा के लोग खेलते थे शतरंज की। मैंने देखी है दिल्ली नेशनल म्यूजियम, अगर आपको फुर्सत मिले, दिल्ली में रह रहा हूँ तो ज़रूर ही जाना चाहिए। यूपीएससी पीसीएस करने वालों को एक बार जाइए, समय बिताइए 3-4 घंटे वहाँ पर, मज़ा आएगा आपको पढ़ के कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो सामने दिखेगा आपको। ये जो बनावली से मिला है ना, हल बैल चलाते हुए, वो सब कुछ वहाँ पर दिखता है आपको। सुरकोट दा जेपी जोशी 1964 गुजरात, घोड़े की हड्डियाँ और मनके यहाँ से मिले हैं। बनावली आरएस बिस्ट हरियाणा के हिसार जिले में मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हल बैल भी मिला है, हल बैल का लकड़ी का जो मूर्ति होता है वो भी मिला है। अगला देखिए क्या है, धौलावीरा, ये सबसे बड़ा स्थल है और अपनी जल प्रणाली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जल प्रणाली को लेकर गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। ये जल निकास प्रबंधन शानदार माना जाता है, आज भी वैसा नहीं है जितना अच्छा इसका है। जलकुंड यहाँ पर मिला है। किसने खोजा था, तो आरएस बिस्ट, ये भारत के शानदार खोजकर्ता रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के चरण 3 चरण माने जाते हैं, 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक, परिपक्व अवधि 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, और उत्तर हड़प्पा जो है 1900 से 1300 तक, और 1300 से 1000 तक क्या मानते हैं हम बंधुओं, ईसा पूर्व है ये, इसलिए उल्टा चल रहे हैं। ईसा पूर्व है इसलिए उल्टा चल रहे हैं। जैसे -1, 0, 1, 2, 3 होता है ना, तो -2, -3, तो हम क्या बोलते हैं, -3 से -1 तक की सभी संख्याएँ उल्टा चलते हैं ना। उसी प्रकार ईसा से पूर्व चल रहे हैं, इसीलिए उल्टा चल रहे हैं, ईसा पूर्व है ये, है ना। और 1000 ईस्वी से क्या शुरू हो जाता है, 1000 से 1300 के बीच में ऋग्वैदिक पीरियड इसको कहा जाता है, ऋग्वैदिक पीरियड कहा जाता है। प्रारंभिक हड़प्पा चरण हकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है, लेकिन आज तक हम हड़प्पा की लिपि को पढ़ नहीं पाए। इस चरण की विशेषता एक केंद्रीय इकाई का होना, बढ़ते हुए नगरीय गुण थे, व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुके थे, खेती के साक्ष्य मिले हैं, उसमें मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोटदीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को संदर्भित करता है। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता का आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान, लोथल वर्तमान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये बड़े बड़े सिटी हो गए थे गुरु, बड़े बड़े शहर हो गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता कई सारे शहर समाप्त हो चुके थे। इतनी बड़ी सभ्यता कैसे समाप्त हो गई ये आज तक किसी को भी नहीं पता है। अगर कोई बच्चा आर्कियोलॉजी लेता है मास्टर्स में, फिर पीएचडी करना चाहता, तो उसके जीवन में, प्राचीन अगर हिस्ट्री से कर रहा है तो उसके जीवन में दो जरूर एक बार सोचता है कि, एक सोचता है कि भाई हड़प्पा के लिपि को पढ़ लूँगा मैं रिसर्च करके, और दूसरा हड़प्पा के विनाश के कारणों को मैं पता लगाऊंगा। जो पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं, जो वास्तविकता में पीएचडी करते हैं, जो भाड़े वाले हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि इतिहास के सबसे शानदार और गूढ़ पहेलियों में से एक है। कई सारे बोलते हैं कि परमाणु बम के कारण से विनाश हो गया, कई सारे बोलते हैं कि भूगर्भिक हलचल के कारण से, टेक्टोनिक परिवर्तन के कारण से विनाश हो गया इसका, बड़े भूकंप, कई बोलते हैं नदियाँ ने धार बदल ली, कई बोलते पर्यावरण के कारण से, कई बोलते आक्रमण हो गया। क्यों हुआ किसी को नहीं पता, ठीक है। परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है, और इसी दौरान वैदिक और उत्तर वैदिक भी हो गया है। अगर मुझसे कोई पूछे मुझे क्या समझ में आता है, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, बताऊँगा तो है ही, बताना मेरा काम है। तो मुझसे कोई पूछे तो हड़प्पा जो है नगरीय सभ्यता का विनाश हो गया, उसके पश्चात ग्रामीण सभ्यता शुरू हुई, और वही ग्रामीण सभ्यता ऋग्वैदिक सभ्यता है जो मुझे दिखता है। ऋग्वैदिक सभ्यता है जिसने आगे बढ़कर भारत के उत्तर के मैदानों की तरफ आगे बढ़े, और उत्तर मैदान के लोग और हड़प्पाई लोग जब मिले तब वहाँ पर ऋग्वैदिक सभ्यता का जो प्रारंभ है वो शुरू होता है। आई थिंक सो, मैं गलत हो सकता हूँ संपूर्ण रूप से। आगे बढ़ते हैं। नगरीय योजना और विन्यास। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिनमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। इस तरह से होता था शहर, ठीक है।
ये दुर्ग हो गया, यहाँ पर अमीर समृद्ध लोग रहेंगे, यहाँ पर सामान्य लोग रहेंगे। दुर्ग सामान्य तौर पर शहर के वेस्टर्न भाग में होता था। ईस्टर्न भाग जो है इसमें छोटे घर होते थे ताकि धूप अच्छे से लग सके ईस्टर्न भाग में। अगर यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे तो धूप नहीं लगेगा सुबह का यहाँ पर, है ना, और इसलिए बनाया जाता था इस तरह से। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने बात यह है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। ग्रिड प्रणाली पता ही होगा, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, इसी को ग्रिड प्रणाली कहा जाता है। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी क्योंकि समकालीन मिस्र मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन भी होता था। कालीबंगन के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए गए हैं। ये कुछ फैक्ट थे हड़प्पा के बारे में जिसको ध्यान में रखना है। अब सरस्वती नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाल ही में भौतिक शोध प्रयोगशाला IIT बॉम्बे ने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा खोजबीन की। सरस्वती नदी पर काफ़ी बड़े स्तर पर रिसर्च किया गया है। ओके, देखिए क्या है कि शोधार्थियों ने राजस्थान में बहने वाली मानसूनी नदी का अपवाह क्षेत्र में पौराणिक नदी सरस्वती के प्रमाण खोजने का प्रयास किया है। अगर आप मैप देखना चाहेंगे तो ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बहती थी कभी ये, ठीक है, इस क्षेत्र में बहती थी कभी ये नदी सरस्वती जिसका नाम है। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 से अधिक पुरातात्विक केंद्र आधुनिक घग्गर नदी के सूखे हुए किनारे पर पाए जाते हैं। आधुनिक जो घग्गर नदी है उसका सूखा हुआ भाग है जो पहले जहां बहा करती थी अब वहां नहीं बहती है, वहां पर आधुनिक हड़प्पा स्थल बहुत सारे पाए जाते हैं। इसीलिए नई जो सभ्यता है उसको नाम दिया गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया है। वर्तमान में घग्गर एक मौसमी नदी है जिसके जल का मुख्य स्रोत मानसूनी वर्षा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 3-4-5 हज़ार सालों में जलवायु का परिवर्तन हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, जिस कारण से घग्गर नदी कभी 12मासी नदी हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में ये क्या हो गई है तो मानसूनी नदी हो गई है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में हिमालय के शिवालिक श्रेणी से निकलती है। राजस्थान पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बहते हुए थार के मरुस्थल में सूख जाती है। यहाँ प्रश्न उठता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किसी 12मासी नदी किनारे रहते थे या किसी मौसमी नदी किनारे, या प्राचीन घग्गर का स्वरूप कैसा था। ऋग्वेद में प्राचीन सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है जिसके किनारे इसकी रचना हुई। ऋग्वेद में इस नदी को विशाल और सदा नीरा कहा गया है। किस नदी को तो सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया, बहुत ही पवित्र और सुंदर नदी माना गया है इसको। निष्कर्षतः इस शोध के माध्यम से कहा जा सकता है घग्गर नदी प्राचीन काल में उच्च हिमालयी क्षेत्रों से प्रवाहित होती थी। उच्च हिमालय का मतलब अभी वर्तमान में शिवालिक से निकल रही है, लेकिन पहले हो सकता था कि शिवालिक के पीछे हिस्से से निकलती हो जहाँ पर उसको जल की प्राप्ति हो जाती हो किसी हिमनद के द्वारा। कोई नदी जो कि इतनी ऊंचाई से बहती हो उसमें जल का प्रवाह वर्ष भर बना रहता है। शोध के निष्कर्ष यह भी कहा जा सकता है घग्गर नदी पूर्व में 2 भिन्न भिन्न कालखंडों में सदा नीरा स्वरूप में बही है। पहला 80,000 से 20,000 वर्ष तक, दूसरा 9,000 से 4,500 ईस्वी तक जो घग्गर नदी है वो सदा नीरा बही है। यानी कि नदियाँ समय के साथ सदा नीरा और मौसमी हो जाती हैं। भगवान न करे अगर गंगा नदी मौसमी हो गई तो फिर क्या होगा उत्तर प्रदेश और बिहार का। ऐसे ही मैं कुछ भी बोल के बच्चों को डराता रहता हूँ। इस शोध में यह भी दावा किया है घग्गर नदी से प्राप्त प्रमाणों को देखते हुए यह माना जा सकता है कि 9,000 4,500 वर्ष पूर्व इसे सरस्वती नदी कहा गया है तथा संभवतः हड़प्पाकालीन बस्तियाँ इसके किनारे बसी हों। और हो सकता है कि हड़प्पा का जो हम वर्तमान एज पढ़ते हैं 3000 ईस्वी 2000 ईस्वी के आसपास, वो कम से कम 5 से 6,000 ईसा पूर्व में ले जाओ तब जाके हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ सुन लीजिए, जो गुजरात के तट के पास में द्वारिका है, द्वारिका शहर है, आपको पता होगा समुद्र में डूबा हो, बिल्कुल सही है, उसमें साइंस है भाई, उसमें खोजा गया उसको, वो शहर है, उसका उम्र माना जा रहा है कि हड़प्पा से भी पहले का है। तब इतिहास में बहुत कुछ है जो आना बाकी है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है कि केरल में एक 14 साल के बच्चे का पहले पॉजिटिव हुआ किससे, निपाह वायरस से, और फिर उसकी डेथ हो गई है केरल में। तो निपाह वायरस के बारे में थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, छोटा सा ही, जिसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि बार बार साइंस एंड टेक में जो टॉपिक होते हैं उनको बार बार मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको कहीं और से पढ़ना ना पड़े। सवाल आपने देखा होगा, कल मैंने डाला था ना कि साइंस के सवाल कहाँ से पूछे गए हैं, उसमें आपको मैंने ये भी दिखाया था कि मैक्सिमम जो सवाल हैं वो कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहे थे। अगर बेसिक साइंस का भी नॉलेज होगा ना आपको तो भी आप कर ले जाएंगे। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। साइंस एंड टेक के सवाल कठिन थे, बिल्कुल थे, निसंदेह थे, कोई हर्ज नहीं उसमें। इस तरह के जो वायरस होते हैं निपाह वगैरह, इसे यूपीएससी में पीसीएस में धड़ल्ले सवाल पूछे गए हैं। आप अगर यूपीएससी का प्रीवियस ईयर साइंस एंड टेक का ज़रूर लगा लीजिएगा, एसएनटी का
प्रीवियस ईयर यूपीएससी का और पीसीएस का लगा लीजिएगा। पीसीएस में तो शायद ही कहीं पूछा है, यूपीएससी में पूछा है, उसको लगा लीजिएगा। ओके, तो इसको ज़रा कर लेते हैं, थोड़ा सा ही देखते हैं क्या होता है, क्या नाम दिया गया है और कैसे फैलता है, बस इसको देख के नेक्स्ट पर बढ़ जाएंगे। ओके, देखिए निपाह वायरस ये एक जूनोटिक है, यानी कि जानवरों से इंसान में संचारित होता है। अब आपको पता चल रहा है कि क्यों हमारे पूर्वज बोलते थे कि कुछ ही जानवर विशेष होते हैं जिनको पालना चाहिए, बाकी जानवरों से दूर रहना चाहिए। आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ और बाकी जगहों पर एक चलन चला है कि जंगली जानवरों को पालने का। जंगल में रहने वाले अजीबोगरीब से जानवर, अजीबोगरीब से सांप, मेढक, कछुआ, हर चीज़ को पालने लग गए हैं लोग। आने वाले समय के लिए सही नहीं है कि दोनों साथ में रहेंगे। देखिए, मुझे भी जानवर पसंद होते हैं, लेकिन वही पसंद होते जो पहले ही घरेलू बनाए जा चुके, गाय, कुत्ता, यही बस पसंद होते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जानवरों के संपर्क में इंसान ज़्यादा आने लग गया है, जिस भी कारण से, कारण कई सारे हो सकते, उनमें से एक है उनको पालतू बनाना, जंगली जानवरों को। इसलिए उससे जुड़ी हुई बीमारियां भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। कोरोना जो था ये भी क्या था, जूनोटिक ही था, ये भी जूनोटिक ही था, जानवरों से ही आया था। निपाह वायरस इंसेफ्लाइटिस के उत्तरदायी जीव पैरा, देखिए क्या लिखा हुआ है, पैरा माइक्सोविरिडे श्रेणी या हेनिपा वायरस जीनस वंश का एक आरएनए तथा अथवा राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है तथा हेड्रा वायरस से निकटता संबंधित है, यानी कि ये आरएनए वायरस है ये। ठीक है, हेड्रा वायरस संक्रमण एक दुर्लभ उभरता हुआ जूनोसिस है जो संक्रमित घोड़ों और मनुष्य दोनों में गंभीर तथा अक्सर घातक बीमारी का कारण बनता है। हेड्रा वायरस के बारे में भी पूछा जा सकता है आपके पीटी एग्जामिनेशन में। क्या निपाह वायरस को भारत में खोजा गया है? नहीं, यही स्टेटमेंट देगा कि निपाह वायरस को सबसे पहले दुनिया में केरल राज्य में ही खोजा गया था। नहीं, ये गलत है। पहली बार 1998 और दूसरी बार 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में पाया गया था। इस बीमारी का नाम मलेशिया के गांव सुंगई निपाह के नाम पर रखा गया, जहां सबसे पहले इसका पता चला था। यह पहली बार घरेलू सुअरों में देखा गया था। कुत्ते, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों, भेड़ों सहित घरेलू जानवरों कई प्रजातियों में पाया जाता है। संक्रमण, यह रोग पटरोपस जीनस के फ्रूट बैट अथवा फ्लाइंग फॉक्स जो चमगादड़ होते हैं वो फैलाने का काम करते हैं इसको। इसीलिए आप देखेंगे कि केरल के जो डिजीज़ कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो कुओं को जाकर जाल से ढक देंगे। जंगलों में जगह जगह जो पेड़ हैं जिस पर चमगादड़ बहुत सारे रहते हैं उनको जाल से ढकने चले जाएंगे। क्यों? ताकि वो उड़े ना, ताकि वो बाहर ना आए। ओके, जो निपाह और हेड्रा वायरस के प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत यही हैं। यह वायरस चमगादड़ के मूत्र और संभावित रूप से चमगादड़ के मल, लार व जन्म के समय तरल पदार्थों मौजूद होता है और उसी के संपर्क में आते हैं ना जब इंसान, तो वो फैल जाता है। मान लीजिए किसी कुएं की मेड़ पर चमगादड़ ने अपना मूत्र विसर्जित किया हुआ है, उसके टच में आप आ जाएंगे तो आपको फैल जाएगा। ये बैट बहुत ही ख़राब चीज़ होता है, चमगादड़ बहुत ही ख़राब चीज़, बीमारियों का घर होता है वो। लक्षण, मानव संक्रमण, बुखार, सिरदर्द, उनींदापन, भटकाव, मानसिक भ्रम, कोमा, संभावित मृत्यु। तो यही मृत्यु दर्ज की गई है कई सालों के बाद, इसीलिए चर्चा में है। रोकथाम, वर्तमान मनुष्य और जानवर दोनों के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ये आपका सवाल का अगला स्टेटमेंट बनेगा। निपाह वायरस से संक्रमित मनुष्यों की गहन देखभाल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है कि मलेशिया के जो नए सुल्तान बने हैं उनका नाम क्या है? इब्राहिम नाम है। इब्राहिम नाम है इनका, बस नाम ध्यान में रखिएगा। इब्राहिम इस्कंदर नाम है इनका। मलेशिया के नए सुल्तान बने हैं, खूब अमीर हैं, 65 साल के हैं ये, और बस यही है, बहुत अमीर लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इनका नाम बस ध्यान में रखिएगा। अगला एक नया चीज़ सुनने में आया है कि व्हाई भील प्रदेश डिमांड इज़ बैक इन राजस्थान। राजस्थान के कई सारे जगहों पर भारी प्रदर्शन हुआ और भील प्रदेश, अब ये क्या बला है, जनजातियों का एक राज्य होना चाहिए भील प्रदेश, इसकी मांग उठी है कहाँ पर? तो राजस्थान राज्य में। और ये जो भील प्रदेश होगा ये 3 राज्यों में से तोड़कर बनाया जाएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश। मैं मैप भी दिखाऊंगा इसका, इस तरह से लंबा लंबी मैप है इसका भील प्रदेश का। भील देश की सबसे बड़ी जनजातीय कम्युनिटी है। जनजाति में सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन सी सबसे सशक्त मानी जाती? भील। कई सारे IAS वाईएएस भी बनते हैं हर साल ही यूपीएससी में भील जनजाति से बिलोंग करने वाले लोग। मजबूत ट्राइब हैं, ट्राइबों में सबसे मजबूत माना जाता है इनको। राजस्थान में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है, पूरे देश में ही इनकी अच्छी खासी संख्या है। और अब मांग उठी है कि करीब में 49 डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग जगहों से तोड़कर, राजस्थान, गुजरात, MP, महाराष्ट्र से तोड़कर
क्या बनाया जाए, तो एक भील प्रदेश बनाया जाए जो भीलों का राज्य हो, ऐसा मांग किया जा रहा है। तो जरा हम भील जनजाति के बारे में और भील प्रदेश का मैप देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए क्या है कि भील जनजाति, भील सबसे बड़े जनजाति समूह में से एक है जो छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र और राजस्थान में रहते हैं। यह नाम बिल्लू शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है धनुष। भील लोग उत्कृष्ट तीरंदाज माने जाते हैं। उन्हें स्थानीय भूगोल का भी गहरा ज्ञान है। पारंगत रूप से गुरिल्ला युद्ध में माहिर, आज उनमें ज़्यादातर किसान और खेतिहर मजदूर हैं। वे कुशल मूर्तिकार भी होते हैं। भील महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनती हैं जबकि पुरुष लंबी फ्रॉक व पायजामा पहनते हैं। महिलाएं चांदी पीतल से बने भारी आभूषण पहनती है, साथ ही मोतियों की माला और चांदी के सिक्के और बालियां भी पहनती हैं। भील प्रदेश इसको मांग की जा रही कि ये पूरा इलाका जो है इसी को तोड़कर एक अलग सा भील प्रदेश बनाया जाए। इसमें और भी कई सारे हैं, यही इलाका है जहाँ पर भील प्रदेश की मांग की जा रही है, भील प्रदेश बनाने की मांग की जा रही है। राजस्थान, गुजरात, इसमें राजस्थान का ज़्यादा भाग दिख रहा है, यहाँ से है ये राजस्थान, गुजरात हो गया, एमपी और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं जिनसे अलग अलग ज़िलों को तोड़कर भील प्रदेश बनाने की मांग की जा रही है। तो इसको बस ध्यान में रखिएगा। मांग करने पर क्या होगा भाई, भारत सरकार अगर चाहती है, भारत सरकार के आर्टिकल 1 से 5 तक में किसकी बात की गई, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। तो भारत सरकार चाहेगी तो साधारण बहुमत के द्वारा किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। 4 राज्यों में से कुछ जिलों को तोड़कर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। हमारे संसद के पास में अनन्य अधिकार है और साधारण बहुमत के द्वारा वो कर सकती है, ये साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती है। ओके, अगला देखिए क्या है, पीटी फैक्ट है आपका। आकाशगंगा OJ 287 में ब्लैक होल। हाल ही में भारत सहित 10 देशों के 32 वैज्ञानिकों के समूह द्वारा किए गए एक अध्ययन में आकाशगंगा OJ 287, अब इसके बारे में पूछा जा सकता है OJ 287 क्या है। तो आकाशगंगा है, एक आकाशगंगा है में एक बड़े ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे एक छोटे ब्लैक होल की उपस्थिति की पुष्टि की है। यानी कि ऐसा पहली बार देखा गया है कि एक बड़ा कोई ब्लैक होल है, उसकी परिक्रमा छोटा वाला ब्लैक होल कर रहा है। छोटा वाला ब्लैक होल जो है बड़े ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा है, ऐसा पहली बार देखा गया है OJ 287 नामक किसमें, तो आकाशगंगा में। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, यह खोज नासा के TES उपग्रह का प्रयोग करके की गई है। इस उपग्रह का भी नाम ध्यान रखिएगा। यह परिक्रमा करते हुए ब्लैक होल युग्म का पहला प्रत्यक्ष प्रेक्षण है जो खगोलियों द्वारा प्रस्तावित पिछले सिद्धांतों का समर्थन करता है। और इस तरह से पता चला है कि भाई पहली बार ब्लैक होल का चक्कर ब्लैक होल लगा रहा है और इसको पहली बार देखा गया, आकाशगंगा OJ 287। ध्यान रखिएगा। आज का न्यूज़ वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।